आ जाओ। आप लोग 5 हेड्स पढ़े थे। 5 हेड्स ऑफ इनकम में क्या क्या आता है बताइए? सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जब आप इस सबको प्लस कर देते हैं तो आपके पास क्या आता है? जीटीआई। जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। ये जीटीआई में ऑलरेडी क्लबिंग हो चुका है और सेट ऑफ हो चुका है। समझ आ रहा है? लॉस को प्रॉफिट से एडजस्ट करते हुए आप आए हैं और आपके पास क्या आ चुका है? बोलिए, ग्रॉस टोटल इनकम। अब एक और पार्ट आता है जिसमें हम लोग क्या लेते हैं? डिडक्शन। डिडक्शन का सेक्शन क्या है बोलो? 80C से लेके 80U। ये पूरा डिडक्शन का एक सेट है। डिडक्शन जो है हमारे मैथ में चैप्टर 12 में दिया हुआ है, जो बात करता है किससे बताइए? डिडक्शन से। क्लियर है? अब डिडक्शन को अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे और यस, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डिडक्शंस के आज मैं वो कवर करवा रहा हूं, तो प्लीज कंसंट्रेशन एकदम हाई रख के अच्छी तरह से समझिएगा। पहला जो डिडक्शन आ रहा है उस डिडक्शन का नाम है सेक्शन 80C। सेक्शन 80C क्या होता है? ध्यान से सुनो। आपने कुछ इनकम में से कुछ हिस्सा कहीं और खर्च किया है या इन्वेस्ट किया है तो आपका उस इनकम में से इसका डिडक्शन आपको देंगे। यही है डिडक्शन। तुम समझे? 5 हेड्स में तुमने कुछ इनकम कमाया, उसमें से कुछ हिस्सा तुमने कहीं इन्वेस्ट किया या खर्च किया, उसी का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन। तो डिडक्शन 80C से लेके कहां तक एप्लीकेबल है? 80U तक। तो डिडक्शन का सेक्शन है 80C टू 80U। पहला जो डिडक्शन आ रहा है उसका नाम है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है ये सब कुछ। किसको मिलेगा 80C का डिडक्शन? सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल या HUF को। यानी कि अगर आप एक इंडिविजुअल है या फिर आप एक HUF है तो ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते। कहां पे बोलो? 80C में। मैक्सिमम कितना डिडक्शन ले सकते हो तुम? 1.5 लाख रुपया से ज्यादा डिडक्शन आप नहीं ले सकते। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 लाख का ही डिडक्शन आप ले सकते हो। कंडीशन क्या बोलता है? ध्यान से सुनो। कंडीशन नंबर 1 बोलता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट या कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट या फिर कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं वो अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम में होना चाहिए। भैया ये थोड़ा सा ना हम लोग को क्लमजी लग रहा है, इसको ठीक से बताओ। 80C क्या बोलता है? 80C बोलता है कि आप इनकम में से कुछ खर्चा का अगर खर्चा करते हो, आपका जो इनकम है उसमें से कुछ हिस्सा आप खर्चा करते हो या फिर क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो, तो आपको क्या देंगे? डिडक्शन देंगे। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि अगर आप इसमें 80C में डिडक्शन आपको तभी मिलेगा अगर आपका इन्वेस्टमेंट या फिर कंट्रीब्यूशन एक अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में हो। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट उस इन्वेस्टमेंट स्कीम को रिकॉग्नाइज करता है, उसमें पैसा डालोगे तो डिडक्शन आपको देंगे। द पेमेंट, इंपॉर्टेंट है ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है लाइन बोलता है द पेमेंट नीड नॉट नेसेसरली बी मेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। इस लाइन का मतलब समझो। आप जो पेमेंट करते हो नीड नॉट नेसेसरली बी मेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। मान लो एक बंदा है जिसका सैलरी 30,000 रुपया है साल का, ठीक है, और वो खेती बाड़ी से एग्रीकल्चर इनकम कमाता है। कितना बोलो? 1 लाख का। टोटल कितना हुआ? 1,30,000। अब हम आपसे ऊपर पूछते हैं, इसमें से कौन सा इनकम जो टैक्स के लिए कैलकुलेट के लिए केपेबल रहता है? सैलरी वाला, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम क्या रहता है? आर वी थ्रू विद दिस? मान लो ये बंदा 80C में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, तो 80C में उसको मान लो कंट्रीब्यूट किया है वो 1 लाख कितना का? 20,000 का। तो हम आपसे पूछ रहे हैं 1,20,000 वो कंट्रीब्यूट किया है कि नहीं किया है? तो क्या उसको डिडक्शन मिलेगा 80C में? क्या उसको डिडक्शन मिलेगा 80C में? द आंसर इज यस बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट।
ये पॉइंट बोलता है कि आपको वो पेमेंट का भी डिडक्शन मिलेगा जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो या ना भी हो तब भी मिलेगा। बोलने का मतलब है इस 1,20,000 में एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल ऐसे ही नहीं था, फिर भी आप उसमें से कुछ हिस्सा 80C में कंट्रीब्यूट किए, 80C में आप डिडक्शन तब भी ले सकते हो। हम आपको समझा पा रहे हैं ठीक से हम क्या बोल रहे हैं? हम आपको बोल रहे हैं कि एक इंसान एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है जो 1,00,000 जितना कितना है, एग्जेम्प्ट है, उसमें तो टैक्स ऐसे ही नहीं लगता, फिर भी आप अगर कंट्रीब्यूट किए हो तो 80C में आपको डिडक्शन पूरा 1,20,000 का दे रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि 1,00,000 तो एग्रीकल्चर है छोड़ दो। समझ आ रहे हम क्या बोल रहे हैं? तो वही वो लाइन बोल रहा है कि अगर देखो, वही वो बोल रहा है कि अगर आपका कोई भी पेमेंट, जरूरी नहीं है कि आप वही इनकम से जो चार्जेबल टू टैक्स है, आप कोई भी इनकम से दे सकते हो, भले वो टैक्सेबल चार्ज में हो या ना हो, इनकम होना चाहिए। क्लियर है अच्छी तरह से? नेक्स्ट देखो, डिडक्शन यहां जो भी मिलेगा वो किस बेसिस पे मिलेगा? पेमेंट बेसिस पे, नॉट ऑन एक्यूरल बेसिस। मतलब पे करो डिडक्शन लो, पे नहीं किए डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहां तक 80C में आप क्या क्या समझे? डिडक्शन किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एंड HUF को। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 1,50,000 तक, और आपको पेमेंट करेंगे तभी डिडक्शन मिलेगा, एक्यूरल बेसिस पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब यहां पे लिस्ट दे दिया है कि कौन कौन सा पेमेंट है जो 80C में डिडक्शन ले सकते आप है। समझ आ रहा है? 80C के अंदर कौन कौन सा पेमेंट का डिडक्शन आप ले सकते हैं। अब ये तुम लिस्ट देखोगे ना, 21-22 तो है, ठीक है। आपको मैं जिसमें इम्पोर्टेंट लिखाऊंगा वो भूलना नहीं है, बाकी को सुना सुना होना चाहिए। इतना तो थोड़ा काम करना पड़ेगा, नहीं तो तांडव हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले आ रहा है इम्पोर्टेंट, मतलब ये याद रखना ही है। कौन सा प्रीमियम? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। ये बात तो आपको ऐसा, ये तो याद ऐसे भी रखना है क्योंकि पापा लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे तो तुमसे पूछेंगे हमको डिडक्शन मिलेगा, तो तुमको बोलना पड़ेगा हाँ 80C में। लेकिन अभी तो आप लोग ऑप्ट करने लगे हो 115B AC में, उसमें 80C से लेके 80U का डिडक्शन नहीं मिलता। तो पूरा बोलना ताकि सामने वाला घबरा जाए, क्या बोला क्या, डिडक्शन मिलेगा। See, if you have opted for 115 BSc, then you won't get any deduction. If you have not opted, then you will get a deduction. सामने वाला बेहोश क्या बोल रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहला बात ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो। बोल रहा है अगर आप LIC प्रीमियम दियो, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दियो, तो प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगा क्या? द आंसर इज यस। अब प्रीमियम किसके लिए दिए हो? अपने लिए दिए हो, अगर मेल हो तो तुम्हारी बीवी होनी चाहिए, अपने स्पाउस के लिए दिए हो, या फिर एनी चाइल्ड के लिए दिए हो, ठीक है। यहाँ पे एनी चाइल्ड मतलब बच्चों का दुकान भी है तुम्हारे पास, किसी का भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो, वैलिड है, ठीक है। अगर HUF दे रहा है तो अपने मेंबर के लिए दे रहा होगा, ठीक है। फिर लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। लॉ बोलता है अगर आप एक ऐसे पॉलिसी को इशू, मतलब पॉलिसी जो इशू हुआ है वो इशू हुआ है इतना तारीख तक, इतना तारीख तक मतलब 31 मार्च 2012 तक, तो डिडक्शन का लिमिट आपको मिलेगा कितना परसेंट बोलो तो? 20% से ज़्यादा का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? उसी तरह से अगर पॉलिसी इशू हुआ है इस तारीख के बाद, इस तारीख के बाद, तो डिडक्शन का लिमिट कितना हो चुका है बोलो? 10%। 2012 के बाद 10%, 2012 तक 20%। और अगर आप एक हैंडीकैप्ड है जिसका पॉलिसी 2013 के बाद इशू हो रहा है, तो हैंडीकैप का लिमिट कितना हो गया बोलो तो? 15%। भैया थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हम बोले ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से देखो। मान लो एक SSC है, ठीक है, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है
साल का होता है ये प्रीमियम, ठीक है, पहले ये बता दे। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है वो मान लो कितना, 50,000, ठीक है। और सम अश्योर्ड मतलब कितना का पॉलिसी है, वो है कितना का, मान लो सम अश्योर्ड है 10 लाख का, तो इसको कितना का डिडक्शन मिलेगा? पहला बात, वो पे कितना किया है? 50,000। उसको तुम रेस्ट्रिक्ट करो कितना तक में? अगर पॉलिसी 2012 के बाद इशू हुआ है, मान लो 12 के बाद ही इशू हुआ है, तो सम अश्योर्ड कितना है उसका? कितना? 10% लोगे। क्लियर हुआ? सम अश्योर्ड का कितना? 10%। कितना आया? कितना हुआ? 1,05,000। इसका 10 लाख का 10% करना। सम अश्योर्ड का इधर देख, 10% ऑफ सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड क्या होता है? इंश्योरेंस कितना का है, ठीक है। तो 10% करोगे कितना आ रहा है? 1 लाख। विच एवर इज लोअर, क्योंकि यहाँ लिमिट लिखा है ना, लिमिटेड रूल मतलब इतना तक मैक्सिमम, तो इतना तक में विच एवर इज लोअर कितना आया? तो आपको 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। पहली बार में मिल जाएगा? नहीं, हर साल होता है, हर साल मिलेगा। हाँ नहीं, हर साल 50,000 नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस एज वाइज भी थोड़ा बहुत बढ़ता है, प्रीमियम वाइज भी बढ़ता है, डिपेंड करता है कौन सा पॉलिसी लियो। मान लो सम अश्योर्ड 3 लाख का है। सम अश्योर्ड कितना लाख का है बोलो? 3 लाख का है, तो यहां कितना आएगा? अब बताओ कितना डिडक्शन मिलेगा? 30,000, क्योंकि लिमिट तो उतना ही है। यस बोल रहा है कि आप लाइफ इंश्योरेंस पे किए हो, अगर अपना नाम पे जो लाइफ इंश्योरेंस किया उसका पे किया हो तो उसका भी डिडक्शन लीजिए, अपनी वाइफ के लिए पे किया हो तो अपनी वाइफ का भी डिडक्शन लीजिए, अपने बच्चे के लिए पे किया हो तो अपने बच्चों का भी डिडक्शन लीजिए। यहाँ पे याद रखिएगा, पॉकेट में से पैसा आपका जा रहा है, ठीक है। करवा रहे हो वाइफ का तो भी आपको डिडक्शन मिल सकता है, बच्चों का तो भी आपको डिडक्शन मिल सकता है, और अगर खुद का भी तो मिल सकता है। देखिए, अब इसको सैलरी से अगर आप मर्ज करेंगे तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सैलरी जब आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पे 2 लोग थे, एम्प्लॉयर और एक क्यूट सा, बोलो क्या? एम्प्लॉय। क्लियर है? अब ये जो एम्प्लॉयर है सच में क्यूट है ना? अगर ये एम्प्लॉयर और ये कौन है बोलो? एम्प्लॉय है। ध्यान से देखो, जो एम्प्लॉयर है वो अगर एम्प्लॉय के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, मतलब चाहे कोई भी इंश्योरेंस हो, एट द एंड आपको क्या देना पड़ता है? प्रीमियम कौन दे रहा है? समझी? प्रीमियम कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय के हाथ में ये क्या कहलाता है बोलो? परक्विजिट्स। अब समझ आया? एक्सीडेंट इंश्योरेंस भले ही परक्विजिट्स है बट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, बिकॉज उसको उसमें कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। एक्सीडेंट होगा तब ना, और कौन चाहेगा कि मेरा खुद का एक्सीडेंट हो जाए ताकि हमको पैसा मिले? कोई तो नहीं चाहेगा। उसी तरह कौन चाहेगा कि हेल्थ का एक्सीडेंट हो जाए, मतलब हेल्थ में कुछ बीमारी हो जाए और मेरे को कुछ पेमेंट मिले? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस, इसके हाथ में पूरी तरह से क्या होता है बोलो तो? रीज़न, कभी ना कभी उसको ये लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, बेनिफिट देगा। मर गया तो ठीक है, करवाया गया था मौत के लिए ही। क्लियर है अच्छी तरह से? अब समझ आया? तो यहाँ पे प्रीमियम, और यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो तो? यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है, एक इंडिविजुअल आदमी का बात कर रहे हैं जो अपना खुद लाइफ इंश्योरेंस करवाया है और प्रीमियम दे रहा है। आइदर इस व्यक्ति का खुद का या फिर इसकी वाइफ का या फिर
कौन सा अमाउंट? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले का सैलरी वाले, और जब हम खुद से- इसके हाथ में फुल टैक्सेबल। और जब हम खुद से अपना पे कर रहे हैं तो उसको खुद से पे कर रही हो, बताओ तो क्या कर रही हो? पे में तुम्हारा पैसा जा रहा है, यहाँ पे तो तुम्हारा परक्विजिट्स बोल के इनकम आ रहा है, इसलिए टैक्स इसीलिए तुम खुद पे कर रही हो, खर्चा हो रहा है, तो इस खर्चा का डिडक्शन तुम एटीसी में ले रही हो। अब समझ आया अच्छी तरह से? क्लियर हुआ? एक बारी लाइफ इंश्योरेंस देख लो, आगे बढ़े। अमाउंट पेड और सब च्युइंगम चबा रहा है, कचर कचर आवाज आ रहा है। क्यों चबा रहे तुम लोग? एग्जैक्टली हमको भी नहीं अच्छा लगता। ठीक, हम बहुत कुछ करते, करो वो भी। मेजॉरिटी केस में हम लोगों का 10% ही रहेगा। बोलो क्यों? क्योंकि हम लोग अब आफ्टर हो गए। 2024 आफ्टर होता है 12 के, पता है? तो सम अश्योर्ड डन है। पॉइंट नंबर 2 देखो, नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्यूटी विदाउट प्रोविजन फॉर कैश पेमेंट इन लीव ऑफ डेफर्ड एन्यूटी, अमाउंट पेड बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ, स्पाउस और एनी चाइल्ड। ये नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्यूटी क्या होता है? क्या होता है? एन्यूटी एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, ठीक है? एन्यूटी क्या होता है? एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। तो बुढ़ापा का कोई सहारा तभी बनेगा जब अभी आप उस पर क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर है अच्छी तरह से? तो वही वो बोल रहा है कि अगर आप कोई भी पैसा नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्यूटी में डालते हैं, नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्यूटी में डालते हैं, तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। कौन से सेक्शन में बताओ? 80C में। आर वी थ्रू विद दिस? बहुत सिंपल सा अप्रोच है कि अगर आप कोई भी पैसा, देखो 80C में क्या क्या खर्चा आता है याद रखना। पहला कौन सा खर्चा आया? लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा क्या आया? नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्यूटी। बस इतना याद रखो, इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, सुना सुना होना चाहिए। तो नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्यूटी। क्लियर हो अच्छी तरह से? वंस मोर, पहला क्या है बोलो? लाइफ इंश्योरेंस। उसका रूल क्या है? कितना, मतलब मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिल सकता है? नहीं, खाली लाइफ इंश्योरेंस का पूछ रहे हैं। 10% ऑफ सम अश्योर्ड 2012 के बाद। हैंडीकैप के कितना परसेंट? 12 के पहले, 12 तक। क्लियर हुआ? और पूरा 80C में टोटल करके कितना डिडक्शन मिल सकता है? 1.5 लाख रुपए। मतलब तुम समझ रही हो, इतना सारा जो खर्चा है, इतना सारा खर्चा सब मिला के तुम मैक्सिमम कितने ही डिडक्शन ले सकते हो? बस पूरा 80C का, पूरा 80C में। ये देखो, ये जितना खर्चा का लिस्ट दिया हुआ है पूरा मिला के, ठीक है? नहीं, इसमें क्यों कैरी फॉरवर्ड होगा? बच गया मतलब तुम्हारा खर्चा उससे कम हुआ, तुम्हारा उससे खर्चा ज़्यादा हुआ, तो सिर्फ 1.5 लाख का खर्चा का डिडक्शन। कैरी फॉरवर्ड नहीं, तो मिल रहा है उसमें भी कैरी फॉरवर्ड सोच रहा है। हाँ बेटा। देखो अब आता है एन्यूटी प्लान्स। बहुत सारा एन्यूटी प्लान्स होता है। एन्यूटी का मतलब जानते हो? रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सब, ठीक है? जीवन के साथ भी जीवन के बाद। बड़ा तुम लोग फिल्मी है। यहां तक क्लियर हुआ? तो एन्यूटी प्लान ऑफ क्या है बोलो? LIC। एन्यूटी प्लान ऑफ क्या है? LIC और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी। देखो LIC का बहुत सारा प्लान होता है। पहला प्लान है न्यू जीवन धारा, न्यू जीवन अक्षय, ठीक है? धारा, अक्षय, सारा नहीं बेटा, धारा। हाँ, किसका? बहुत नाम होता है।
जीवन साथी, ये हम सुने आज। क्लियर हुआ? तो LIC का क्या है बोलो? न्यू जीवन धारा या फिर न्यू जीवन अक्षय, ये सब लाइफ इंश्योरेंस का नाम है, वहाँ सुना सुना होना चाहिए बस। इसको प्यार मत करने लगना डेप्थ में घुस के, वहाँ पे डायरेक्ट लिखा रहेगा SSC हैज पेड प्रीमियम इन न्यू जीवन धारा, समझ जाना इसका डिडक्शन 80C में। LIC में 2 ही कंपनी का नाम से वो डिडक्शन होता है। हाँ नहीं और भी है, बट 80C में रिकॉग्नाइज्ड इसी को किया गया। ठीक है, और भी बहुत का अलग अलग आएगा, अभी तो तुम एक ही सेक्शन में हो बस, अभी तो आ रहा है। नंबर 2 टाटा AIG का, देखो LIC का इंश्योरेंस लिए लाइफ इंश्योरेंस तो 2 ठो है, न्यू जीवन धारा और न्यू जीवन अक्षय। टाटा AIG, टाटा का भी लाइफ इंश्योरेंस है, तो उसका नाम है इजी रिटायर एन्यूटी प्लान, इजी रिटायर एन्यूटी प्लान, ये सब एन्यूटी प्लान है बेटा। फिर ICICI प्रूडेंशियल का भी है, बोलो तो क्या? इमीडिएट एन्यूटी प्लान। ये सब का डिडक्शन आपको किस में मिलेगा? 80C में। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, मतलब इसको सिर्फ पढ़ना है, लर्न नहीं करना है। पढ़ने से क्या होता है, दिमाग के बैक ऑफ द माइंड में सुना सुना रहने से 80C में ले सकते हो, नहीं पढ़ोगे तो डाउटफुल रहते हो, बस पढ़ लो। डन, ओके। 4 नंबर कट कर दीजिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप 5 नंबर खुद से पढ़िए। Employees contribution to statutory provident fund, सैलरी में पढ़ कर आया था ना, वहां पे क्या पढ़ा था? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का क्या मिलेगा? डिडक्शन। कौन से सेक्शन में? 80C। याद आ रहा है? ये वही है 80C। क्लियर है? तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसका डिडक्शन आपको कहाँ मिलेगा? 80C में। फिर अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहे हैं, भैया ये कौन सा जात का हुआ? ये जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, ये तो एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप वाला फंड हो गया। लेकिन हमको अपना, मेरा कोई एम्प्लॉयर नहीं है, बट हमको खुद का अपना प्रोविडेंट फंड करवाना है, तो हम कहाँ करवाएंगे? पब्लिक प्रोविडेंट फंड में करवाएंगे ना, PPF में। तो वहाँ पे भी जो मेरा पैसा जा रहा है उसका भी हमको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो PPF आइदर तुम अपने लिए करवाओ या फिर तो आपको डिडक्शन मिलेगा। क्या हम समझा पा रहे हैं अच्छी तरह से? नेक्स्ट 7 नंबर देखो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सुपर एन्युएशन फंड, सब रिटायरमेंट प्लान है। सबसे बेस्ट चीज क्या है इसमें? सारा रिटायरमेंट है। ठीक है, फिर 8 नंबर सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये वो छोटी छोटी बच्ची लोग के लिए बना था सुकन्या अकाउंट। हाँ नहीं, उन लोग के अपने बच्चा लोगों के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, गर्ल चाइल्ड के लिए। देखो गर्ल चाइल्ड है तो आप उसके लिए जो इन्वेस्ट करोगे उसका आपको डिडक्शन मिल सकता है। देखो अमाउंट इन्वेस्टेड इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड, लड़का तो लतखोर, ऑफ इंडिविजुअल और एनी गर्ल चाइल्ड फॉर होम सच इंडिविजुअल इज लीगल गार्जियन। गर्ल चाइल्ड के रिलेटेड होता है ये, आप उनके नाम पे कुछ करते हो, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या मतलब लड़की, समृद्धि मतलब डेवलपमेंट फ्यूचर में। ठीक है, उनके लिए जब आप कुछ करते हो तो उस अकाउंट में अगर आप पैसा डालोगे उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। किस में बोलो? 80C में। हम लड़कों के लिए एक भी प्लान नहीं बने हैं जहाँ पर पैसा डालना छोड़ो, डिडक्शन छोड़ो, अकाउंट तक नहीं है कि पैसा डाला जाए, सह लेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो, अगर तुम नेशनल सेविंग स्कीम 1992 या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इस दोनों जगह का आप सब्सक्रिप्शन लियो, मतलब पैसा डाले हो, फिर से कहाँ डाले हो? नेशनल सेविंग स्कीम्स में या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, तो आपको डिडक्शन मिलेगा कौन से सेक्शन में? 80C में। क्लियर है? 10th नंबर देखो, आपने कंट्रीब्यूट किया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ UTI एंड LIC। बस आपने कंट्रीब्यूशन किया कहाँ पे बोलो? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। किसका प्लान? UTI का और LIC का। तो आपको क्या मिलेगा बोलो? क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। फिर आपने सब्सक्राइब किया है कौन सा?
नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाले हो या यूटीआई में पैसा डाले हो, ईएलएसएस वाला हुआ, ये कौन जाता है गाली भैया? ईएलएसएस क्या होता है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। म्यूचुअल फंड जानते हो क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक तरह का, मान लीजिए ये लोग एक तरह का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहता है। आप लोग अपना पैसा कहाँ डालते हो? म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड वाला वो पैसा मार्केट में लगाता है, ठीक है? तो अगर आप वैसा म्यूचुअल फंड लिए हो जो इक्विटी में लगाता है, इक्विटी मतलब कंपनी के शेयर्स में, ठीक है? कंपनी के किस में? शेयर्स में, उसी को हम लोग बोलते हैं ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। क्योंकि एट द एंड आपको पैसा आएगा, तो आप जितना पैसा इन्वेस्ट करो आपको डिडक्शन वो देगा। तुम कोई भी म्यूचुअल फंड के साइट में जाना ना, उसमें लिखा रहेगा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। उसका अलग ट्रीटमेंट वो तो होता ही है, डिडक्शन लेने के बाद क्यों मिल रहा है, क्या कंडीशन मिल रहा है, उसको देखते हुए, लेकिन होता है। नेक्स्ट, अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो नोटिफाइड पेंशन में, बस इतना, बस इतना, ठीक है? फिर आप पैसा डाल रहे हो डिपॉजिट स्कीम एंड पेंशन फंड में, नेशनल हाउसिंग बैंक, बस इतना, क्लियर है? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब जानते हो? तुम लोग को क्वेश्चन में दिखेगा, सम्स में, ठीक है? देखो क्या लिखा है, ट्यूशन फीस, अपने ट्यूशन जो पढ़ते हो उसका जो फीस देते हो, देता कौन है? पापा जो दे रहे हैं वो डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन देख लो किसको दे रहे हैं। अभी मेरे को फीस दे के जाके मांग रहे हो, वो वाला ट्यूशन फीस का बात नहीं हुआ है। ट्यूशन फीस पेड टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और educational institution located in India for full time education of children other than donation or development fees। लेकिन कितने बच्चों का? हम दो, हमारे दो। क्लियर है अच्छी तरह से? ध्यान से सुनो, स्कूल में अगर आप, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ट्यूशन फीस जो पे कर रहे हो उस ट्यूशन फीस का आप डिडक्शन ले सकते हो। तुम स्कूल में जब फीस पे करते हो ना, देखना बहुत सारा फीस होता है, ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फ़ी, ठीक है, डेवलपमेंट फ़ी, ऐसा होता रहता है, एग्जामिनेशन फ़ी, जितना पे करना है पे करो, लेकिन डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसका मिलेगा? ट्यूशन फ़ी। आप जब अपना रिटर्न फाइल करेंगे तब आपको वो रिसिप्ट दिखाना पड़ेगा, एटीसी में माइनस हो जाएगा। कैसे मिलेगा? मतलब स्कूल से मत मांग लेना, फाइलिंग करना है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? पक्का? अच्छा, सीएमए इंस्टीट्यूट में पैसा दियो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हाँ, और वो नहीं तो कौन है फिर? तो डिडक्शन मिलेगा उसका ट्यूशन फीस का जो पेमेंट किए हो? नहीं, क्योंकि फुल टाइम नहीं है। सीएमए, सीए, सीएस फुल टाइम कोर्स नहीं, देखो लिखा है फुल टाइम एजुकेशन। फुल टाइम एजुकेशन हो गया, कोई भी एलएलबी हो गया, प्रोफेशनल कोर्स होने के बाद भी फुल टाइम है, एमबीए हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ये भी प्रोफेशनल कोर्स है, बट ये क्या है? फुल टाइम है। तुम लोग का फुल टाइम कहाँ से हुआ बे? इधर उधर घुमाते रहते हो, 2 बजे आना, 2 बजे क्लास है, इधर है, अपने हिसाब से उठना बैठना, कौन से अटेंडेंस होता है तुम लोग का? हाँ, मेरा तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, तुम लोग इंस्टीट्यूट का बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट जाते हो क्या अटेंडेंस देने? तो फिर फुल टाइम नहीं है तुम लोग। स्कूल जैसा जाना फुल टाइम मतलब वही होता है, वाह, वही तो बोले। पूरा रामायण हम सुना दिए, फिर मेरे को एग्जांपल दे रहे हो, राम जानते कौन है आप? वैसा हाल है यहाँ तक क्लियर हुआ?
50 नंबर देखो इंपॉर्टेंट, ये तो तुम ही लोग समझाएगा, कोई और नहीं, वन एंड ओनली आसना समझाएगी। टीएमसी को वोट दे के आई है ना, नहीं अब बीजेपी को दी सबने ना, तो सब कहाँ हारा कैसे? तो हमको क्या पता भाई, मैंने वोट ही बेकार हो दिया। आप बोले सिर्फ बीजेपी को ही दिए आप। हमारे पापा भी बोले बीजेपी को देने, मैं कितना गुस्सा कर रही हूं, क्यों बीजेपी को वो दिलवाई, हार गया कि मतलब हारा नहीं, बट फिर भी यहाँ पे टीएमसी ना जीता। कल तो जो पटाखा फूट रहा था भैया हावड़ा में, हावड़ा चोर एरिया, गुलाल सब गुलाल से खेल रहा था, म्यूजिक सिस्टम बजा रहा था, खेला होवे पहला हमें गाना नहीं चला तो कोई अलग ही लैंग्वेज में गाना चला था। इनफैक्ट लेडीज लोग डांस कर रही थी, पता बारिश में हो रहा था शाम को, सब निकल निकल के डांस कर रहा था कि टीएमसी जीत गए। परसों किडनैपिंग हुआ है, पता है, पैसा तेरा? डाल दिया। हम नहीं करते ये सब काम, हम बीजेपी को वोट दिए थे। आज नहीं कुछ गड़बड़ की थी। अपने बीजेपी मार के सबको टीएमसी दिलवा दी। मुंह बना हुआ था सबका, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड था। मेरा मुंह नहीं बना था, हम क्लास लिए थे। क्लास ले रहे थे, एक्सेप्शन में रहते हैं, बाकी मुंह बना हुआ। वोट जाएगा जिस दिन से लोग सब बचेगा। एक बंदा 11 लाख गंवाने के बाद खड़ा है प्राउडली, उसका टैलेंट है। से क्या है? लेकिन मैं मार्केट टॉप हो ही जाएगा। जो मेरा अपना मेरा 4 मम्मी वाला मैसेज है, उसमें पापा वाला मैसेज में। पर मैं मार्केट टॉप हो ही जाएगा थोड़े दिन में। बात अब का नहीं है, तुम लोग नहीं समझता ट्रेडिंग, अब का है नहीं। वो प्रॉफिट दिख रहा है ग्रीन, वो लाल हो गया तो वो ले लेते, फिर लाल होता फिर डालते ना, गेटिंग। अब हाँ पूरा कल मार्केट खून का उल्टी किया है, पूरा लाल ही लाल। अरे समझा और हीरोइन समझाओ, अब एक्टिंग किए जा रही है, 1 घंटा से पढ़ने की। क्या पढ़ रही है? खाएंगे तो सब फिर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सबका दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम ठीक समझाओगे, तुम्हारा मन से समझेगा लोग। बोलो। आप ही समझाइए। अरे भाई क्या आपने कहा रेजिडेंशियल हाउस जो परचेज या कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें मिलेगा हमको। हाँ गुड, तो आगे बता ना। थोड़ा सा बता दिए ना, अब आगे आप बताइए। अमाउंट पेड फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस। बोल रहे हैं कि जो भी आप अमाउंट पे कर रहे हो रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, द इनकम फ्रॉम विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोल रहा है कि अगर आप एक ऐसा घर बनवा रहे हो या खरीद रहे हो जिसको अगर हम लोग रेंट पे चढ़ाएंगे तो वो इनकम चार्जेबल टू क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो उस केस में वैसे घर का आप अगर लोन लिए हो तो रीपेमेंट ऑफ लोन का आपको डिडक्शन मिलेगा। तो भैया वो तो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में भी मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का मिलता है, लोन अमाउंट का नहीं मिलता है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, पॉइंट नंबर ए समझा तुम लोग? यहां पे डिडक्शन क्या चीज का मिल रहा है, बोलो हाउसिंग लोन का, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। समझा? हम 10 लाख रुपया लोन लिए, 10 लाख पे 10% इंटरेस्ट देते हैं, वो इंटरेस्ट का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में। बट रीपेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट तो रीपे करते हैं ना, तो उस प्रिंसिपल अमाउंट जो हम रीपे कर रहे हैं उसका डिडक्शन हमको कहां मिलेगा, 80C में। और उसी तरह से अगर वो जो आप घर खरीदे हो उसका जितना भी स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, ये सब जो भी खर्चा आप पे किए हो उसका डिडक्शन आप ले सकते हो कौन से सेक्शन में, 80C में। अदर देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट नहीं रहेगा बिकॉज ये जाएगा 24 में। बोलो। ये नहीं, उससे पहले वाला, और which would if it has not been used for the SSCs or SSCs। ये वाला बोल रहा है कि अगर हम लोग रेंट पे नहीं चलाते या फिर मतलब रेंट पे नहीं चलाते, सेल्फ ऑक्यूपाइड रहता तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में रहने के बाद भी तो हम लोग इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं ना, वही वो बोल रहा है। क्लियर बात? ये कनेक्टेड है बेटा हाउस प्रॉपर्टी से। हाउस प्रॉपर्टी में तुमको दो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज करो या फिर
लेट आउट के लिए भी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। नित्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में नहीं मिलता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। 2 लाख नहीं 30,000 30,000 मिलता है। हाँ 2 लाख 30,000 मिलता है। नहीं, वो एक टाइम था ना, 1991 तक था, उससे पहले 2 लाख था, नहीं उससे पहले 30 था, अभी 2 हो गया। अभी 2 है, उसके पहले 30 था नहीं, कि पहले 2 है अभी 30 है। कंफ्यूज कर रहे हैं, पहले अब 2 हो गया। हाँ अभी 2 हो गया। पहले और रिपेयर अगर हुआ तो 30,000 वही तो पूछ रहे हैं। हक रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन क्लियर है। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन मिला, लिख लो नीच निकलो, प्रिंसिपल। डन। फिर देखो फिक्स डिपॉजिट क्या किए बोलो? फिक्स डिपॉजिट फॉर एटलीस्ट कितना साल का डिडक्शन मिलेगा? अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवा रहे एटलीस्ट 5 इयर्स का, तो अमाउंट का क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। अगर तुम नबार्ड का सब्सक्रिप्शन लियो, नबार्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड ही है, ठीक है, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो इन एन अकाउंट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये सब स्कीम में पैसा डाल रहे हो तो क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। कहां पे डिडक्शन मिलेगा बोलो? 80C में। क्लियर है? अगर आप 5 ईयर टाइम डिपॉजिट कर रहे हो पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड वहां डिपॉजिट कर रहे हो, पहले का लोग पैसा पोस्ट ऑफिस में भी रखता था, ठीक है, अभी भी चलता है, ठीक 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 ठीक, तो डिडक्शन मिलेगा अगर वो 5 इयर्स के टेन्योर पे रखा जा रहा है, ठीक है। अगर आप कोई अप्रूव्ड इक्विटी शेयर कंपनी का या डिबेंचर का, पब्लिक कंपनी का या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, ये सब में पैसा लेते हो शेयर्स का, तो आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। मतलब शेयर्स में पैसा डालो, डिडक्शन ले लो 80C में, प्रॉफिट आया तो टैक्स दे दो, बेसिकली ये बोलने मांग रहे हो। समझ आ रहा है? कितना प्रॉफिट बाद टैक्सेबल होगा? थोड़ा बहुत ही होगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। अब इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं बस तो नहीं आया, ये इंटरेस्ट आने का कारण है। अब आप इनका अब शेयर्स खरीदे, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आया, अब वो प्रॉफिट आपको याद करो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो 112A अट्रैक्ट होगा, जो 20% टैक्सेबल हो जाएगा, तुम्हारे प्रॉफिट का 20% फुल्ली टैक्सेबल। अभी तो हम लोग का पैसे एग्जेम्पशन में हो जाएगा ना, और तो कोई इनकम नहीं। और सर ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में तुमको एग्जेम्पशन चाहिए, सर और ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह, ये सब का 80C में डिडक्शन ले लो। लिमिट नहीं होगा? नहीं। थोड़ा सा ही है। लेकिन 80C में लिमिट है ना, तुम फिक्स डिपॉजिट करवाइयो 5 लाख का, 80C कितना देगा? 1.5 लाख का। 80C का भी तो टोटल है। और सिर्फ ये पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट स्कीम का भी थोड़ी रहेगा, और कभी रहेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे? कुछ डाउट है? ये वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब ये वाला हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा देर इसके साथ, देखो 80CCD के साथ, तब आपको ये समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक एक बार आप पढ़िए फटाफट, 80C याद करिए, पूरा याद करिए। इधर देखो कंट्रीब्यूशन टू क्या है बोलो? एन्यूटी प्लान्स, ये भी एक तरह का क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट। सेक्शन क्या है इसका? 80CCC। CCCC मत करो, कुछ और समझेगा। तुम सीधा बोलो 80CCC। तुम लोग का भाषा ठीक नहीं है, तो इसको बोलोगे 80 क्या बोलो? CCC। यहाँ डिडक्शन मिलता है क्या चीज़ का बोलो? एन्यूटी प्लान का। किसको मिलेगा बोलो? इंडिविजुअल को मिलेगा। और ये देखो सबसे क्यूट, मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1.5 लाख। इसमें भी मैक्सिमम कितना? 1.5 लाख। अब आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, भैया यहाँ भी एन्यूटी है, 80C में भी एन्यूटी है, हम लोग किस एन्यूटी में ले? तुम्हारा मर्जी, किसी में भी लो, लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, अगर तुम यहाँ पे ले चुके हो तो 80C में
नहीं ले सकते, वही लिख रहा है। क्लियर? फिर बोल रहा है यहां पे जो तुम डिडक्शन लोगे एन्युटी का, वो ऐसा इनकम होना चाहिए जो चार्जेबल टू टैक्स है, मतलब एग्रीकल्चर इनकम का एग्जाम्पशन यहां नहीं मिलेगा। क्लियर अच्छी तरह से? नेक्स्ट, फॉलोइंग अमाउंट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एसएससी और नॉमिनी इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट। बोलने का मतलब है एन्युटी प्लान का तो तुम पेमेंट प्लान का पेमेंट दे रहे हो, लेकिन जब वो रिसीव होगा, अगर अमाउंट रिसीव हो रहा है पॉलिसी मैच्योर होने से तब, और अगर पेंशन रिसीव हो रहा है तो तब। ठीक है? एन्युटी दो तरह का, इधर पूरा पेमेंट मिल जाता है एक बार में, या फिर पेंशन तोड़ तोड़ के मिलता है, तो जब जब मिलेगा तब तक आपको डिडक्शन, मतलब तब तक आपको वो चार्जेबल टू इनकम आना जाएगा। लेकिन आप जो पहले पैसा दे रहे थे उसमें कोई भी तरह का डिडक्शन, मतलब कोई भी तरह का डिडक्शन आपको मिलेगा। समझ आ रहा है? लेकिन जब आपको रिटर्न में मिल रहा है पॉलिसी मैच्योर होने पे पूरा एक बार में पैसा, तो इनकम आना जाएगा, या तोड़ तोड़ के पेंशन जैसा मिलेगा तो भी इनकम आना ही जाएगा। क्या हम समझा पाए? तो मेरा टैक्स हो जाएगा पूरा, जमा करोगी तो डिडक्शन मिलेगा 80CCC में, लास्ट वाला और जब मिलेगा वापस तब तो इनकम मान के टैक्सेबल होगा। ठीक है? लास्ट वाला देखो, पेंशन रिसीव्ड, पेंशन सुने हो ना, मंथली मिलता है, वही है रिटायरमेंट के बाद। तो जो पेंशन मिल रहा है, जितना मिल रहा है, क्या माना जाएगा? इनकम माना जाएगा। अब उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा वो तो डिपेंड करता है तुम्हारा साल का इनकम कितना है, हैन दैन सब कुछ। ठीक है? क्योंकि 3 लाख तक तो ऐसे ही एग्जाम्प्ट है ना, पेंशन कितना ही मिल जाता है, साल का 3 लाख हो जाता है क्या? हमको नहीं लगता। अगर होता है तो बहुत अच्छा, ज़्यादा लॉयल तवे पे टाइम किया तो। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ ना? अब ये कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन स्कीम, कंट्रीब्यूशन टू किस में बोलो? अप्रूव्ड पेंशन स्कीम। इसका सेक्शन क्या है? 80CC(D). ठीक है? अब सुनो, बिल्डिंग ही तोड़ दो। पेंशन जो होता है वो 2 तरह का होता है। ठीक है? मतलब 2 लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। एक होते हैं, कौन बोलो? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, होगा कि नहीं होगा बोलो? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और एक पेंशन की तरफ होगा किसका कंट्रीब्यूशन बोलो? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। तो पेंशन में पेमेंट 2 लोग होते हैं, एम्प्लॉयर भी देता है और कुछ सिनेरियो में जो बंदा नौकरी नहीं करता लेकिन खुद का अपना क्या करके रखा है? बिजनेस करके कुछ भी रखा है, मतलब अपना पेंशन खुद का करवा रखा है, तो वो बंदा भी पैसा देगा। ऐसे बंदा को हम लोग बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, तो वो भी तो अपना पेंशन देगा। क्लियर हुआ? तो होता क्या है यहाँ पे इस सेक्शन में 80CC(D) में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को वो लोग क्या मानता है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन को वो लोग बोलता है, क्योंकि तुम्हारे पॉकेट से जा रहा है, ओन कंट्रीब्यूशन। उसी तरह अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आप कंट्रीब्यूट करोगे तो उसको भी क्या मानता है ये लोग? ओन कंट्रीब्यूशन। आई होप पहले आपको हम टेक्निकलिटी समझा पाए। क्लियर है? तो टेक्निकलिटी समझिए। पेंशन में पैसा कौन देता है? एम्प्लॉयज। और अगर आप नौकरी नहीं करते, खुद का पेंशन देते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओन कंट्रीब्यूशन। क्या हम समझा पा रहे हैं? यहाँ तक क्लियर है? तो लॉ बहुत सिंपल सा बात बोल रहा है। क्या बात बोल रहा है लॉ? लॉ बोल रहा है कि कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन स्कीम, सेक्शन कौन सा है? 80CC(D). पहले सेक्शन आता है 80CC(D)(1), जहां पे बात करते डिडक्शन फॉर किसके लिए बोलो तो? ओन कंट्रीब्यूशन के लिए। डिडक्शन फॉर ओन कंट्रीब्यूशन मतलब पेंशन में जो आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो वो आपके पॉकेट से निकल के जा रहा है। क्लियर हुआ? तो कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है? कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है? नंबर 1 एक इंडिविजुअल और एक इंडिविजुअल। अब भैया पागल हो गए क्या? कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है? इंडिविजुअल।
कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है बोलो? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। पहला इंडिविजुअल वो हुआ जिसको नौकरी पे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तुम। कौन सी एम्प्लॉई हो बोलो? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा हो गया अगर तुम्हारे एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को छोड़कर है। और थर्ड हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट वो ना जो 1 जनवरी 2004 के बाद रखा गया, वही कुछ भी हो। समझ आया? देख ये सब डेट पे तुम लोग ध्यान उतना मत दे। 2024 में आ गए, उस समय जब आया था तो बात अलग था, ठीक है। अभी तो हम लोग इतना आगे आ ही चुके हैं तो कोई रीज़न नहीं है फोकस करने का। बट सिंपल सा बात है, ओन कंट्रीब्यूशन में किसका किसका पैसा आएगा? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एक तो एम्प्लॉई और एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड। क्लियर है? बात को समझो, आइदर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई है या फिर अदर एम्प्लॉयर। आइदर मेरा एम्प्लॉयर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अदर एम्प्लॉयर। वंस मोर, मेरा एम्प्लॉयर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अदर एम्प्लॉयर। तो मेरा जितना भी पेमेंट जाएगा हमको डिडक्शन मिलेगा कि नहीं? तो लॉ बोलता है कौन क्या पेमेंट कर रहे हैं आप पेमेंट कर रहे हैं पेंशन स्कीम में। आप पेमेंट कहाँ कर रहे हैं बोलो? पेंशन स्कीम में, जो नोटिफाइड बाय कौन नोटिफाई किया बोलो? सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? अब आपको क्या मिलेगा इस पे? डिडक्शन। आपको इस पे क्या मिलेगा? डिडक्शन। अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या है कि अगर आप एक एम्प्लॉई है, इन केस ऑफ एम्प्लॉय डिडक्शन आपको मिलेगा जितना पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो, अमाउंट डिपॉजिटेड। नंबर 2, सैलरी का कितना? 10% या फिर 1 लाख, विच एवर इज लोअर। अब ये जो 10% ऑफ सैलरी लिखा है ये हुआ बेसिक सैलरी प्लस डी है। तो अमाउंट कितना डिपॉजिट कर रहे हो? 10% ऑफ सैलरी यानी कि बेसिक सैलरी प्लस डी है, या फिर ₹1 लाख, विच एवर इज उतना का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शंस मिलेगा। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ, तो इसमें कौन सा एम्प्लॉय कवर्ड हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट वाला और अदर वाला। क्लियर है? अब यहां पे लिख रहा है अदर केसेस। अदर केसेस मतलब आपका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, आप क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड। आप अपना खुद का धंधा करते, ठीक है। इन दैट सिनेरियो आपको डिडक्शन मिलेगा कितना? अमाउंट कितना आप डिपॉजिट कर रहे हो, और आपका धंधा तो है नहीं। आपका धंधा है क्या? नहीं है, तो आपका सैलरी तो होगा नहीं। आपका क्या होगा? ग्रॉस टोटल इनकम। उसका कितना परसेंट? 20% या 1 लाख, विच एवर इज लोअर। हाँ नहीं मतलब क्या बोली सुने? अमाउंट डिपॉजिट इसके लिए, इसमें पैसा डालने के लिए, अप्रूव पेंशन स्कीम में पैसा। सैलरी कैसे आएगा? 10% ऑफ सैलरी उस टाइम तो देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बोलो तो? पेंशन में स्कीम में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो हम अपने आप को चेक कर रहे हैं क्या हम एम्प्लॉय है। अगर हम एम्प्लॉय है तो एक डिडक्शन का अमाउंट बोल रहा है कितना मिलेगा। हम यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं बेटा, मान लो 3 लाख रुपया, लेकिन हमको 3 लाख का डिडक्शन तो नहीं मिलेगा ना। एक लिमिट तक आना पड़ेगा। लिमिट क्या बोलता है कि अमाउंट डिपॉजिट 3 लाख, फिर सैलरी का 10% ले लो, मान लो 2 लाख, और ये कितना बोल रहे हैं? विच एवर इज लोअर। क्या हुआ? तो तुमको डिडक्शन कितना का मिलेगा? 1 लाख। सैलरी कौन सा सैलरी लेंगे? वो तो उस टाइम रिटायर हो गया होगा ना। लास्ट ड्रॉन सैलरी जो है, कभी ना कभी तो उसका लास्ट ड्रॉन सैलरी हुआ होगा ना तब। और सबसे बड़ा बात है उस समय रिटायर हो गया होगा, मतलब अभी तो हम लोग तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी तो हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी तो नौकरी में है। रिटायरमेंट के बाद तो प्लान से पैसा मिलेगा, कंट्रीब्यूट तो रिटायरमेंट के बाद भी कंट्रीब्यूट करोगे तुम लोग। इतना अच्छे हो तुम लोग, समझ आया अच्छी तरह से? बात तो वही मिलता है जो हम लोग
एग्जैक्टली तुम जवाब भी देती है, सवाल भी पूछती है, तुम एकदम सही बोल रही हो। वो बोल रही है, तुम पूछ रही हो कि रिटायरमेंट के बाद कंट्रीब्यूट क्यों कर रहा है, यही पूछी थी तुम। हम जो बोले तो वही पूछी थी ना तुम। यहाँ तक क्लियर हुआ? 20% of GTI क्या? जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। अदर केसेस में क्या हो गया बोलो? मतलब मेरा तो सैलरी नहीं होगा ना, तो आइना मेरा इनकम तो होगा कुछ ना कुछ। टर्नओवर बोल नहीं सकते, मान लो हम धंधा नहीं करते, तो इनकम ही बता दो, ग्रॉस टोटल इनकम क्या है तुम्हारा। ग्रॉस टोटल इनकम का कितना परसेंट? क्लियर है अच्छी तरह से? एक बार ये गो थ्रू करो फटाफट, सेक्शन वाइज गो थ्रू करना। 80CC_D1 में क्या आता है? ओन कंट्रीब्यूशन। फिर सीसी कर रही हो। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट जो सेक्शन आता है 1B, 80CC_D1B, ठीक है। डबल सी मत बोलो, थोड़ा अजीब लग रहा है। इसको बोलोगे क्या? बोलो 80CC_D1B, ठीक है। अब ऐसे तुम बोलोगे 80CC, थोड़ा चीप लग रहा है। क्लियर है? तुम तो बात ही मत करो, तुम ममता को वोट देकर आई हो। हाँ तो वो बोलती है जो हमको पैसा देगा उसे बिरयानी खाई थी वो। अच्छा बिरयानी मिला तेरे को? हम क्या वहाँ बैठे हुए थे क्या? वो इंक लगा के तुमको बिरयानी मिलेगा। नहीं, बिना इंक के भी मिल रहा है। हमका नहीं मिला। ऐतोतली लो, इधर देखो। आई मीन ओवरऑल एडिशनल डिडक्शन, एडिशनल क्या मिल रहा है बोलो? डिडक्शन मिल रहा है, क्या चीज़ का? फॉर ओन कंट्रीब्यूशन, एडिशनल डिडक्शन फॉर ओन कंट्रीब्यूशन। पहले एक ओन कंट्रीब्यूशन मिला कितना लाख का? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख। फिर एडिशनल दे रहा है कि तुम चाहो तो एडिशनल भी और ले सकते हो। कितना? अमाउंट डिपॉजिट 50,000 विच एवर इज लोअर। इरिटेटिंग है ना ये लोग, एक बार में वहीं लिख देता 1.5 लाख, अलग किया। ऐसा लग रहा है ना? अभी समझ आया क्यों अलग किया, समझ आया क्या हो रहा है? अब फिर डिडक्शन किसका मिल रहा है तुमको? एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर के नज़रों से देखोगे तो उसको डिडक्शन मिलेगा पीजीबीपी में, बट उसका पैसा जो तुम्हारे पास आ रहा है उसका कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन तुमको मिलेगा 80CC_D2 में, ठीक है। 80CC_D2 में ध्यान से देखो, इसका डिडक्शन आपको कहाँ मिलेगा? 80CC_D2 में। 80CC_D2 किसका डिडक्शन का बात करता है बोलो? एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशंस का। क्या हम आपको समझा पा रहे हैं? प्लीज़ इधर से देखिए ध्यान से। ये जो 80CC_D2 है, ये जो 80CC_D क्या है बोलो? 2 है, इसका डिडक्शन आपको मिल रहा है किसके कंट्रीब्यूशन का? एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन का। किसका डिडक्शन मिल रहा है? एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन का। लॉ क्या बोलता है? ध्यान से सुनिए। लॉ बोलता है कि आपको डिडक्शन मिलेगा किसका? एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन का। आपको डिडक्शन किसका मिलेगा बोलो? एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन का। अलाउड है, किसको अलाउड है? एक इंडिविजुअल। देखो तुम एक बात समझो, ये क्या है बोलो तो जान? यानी कि ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? क्लियर है? वो गलत लिख दिया ना, बोल दे एक बार फिर बताते हैं। अगर इसके पहले आप एम्प्लॉय को क्या बोल रहे थे? एम्प्लॉय को आप क्या बोल रहे थे? तो आपको किसके नज़रों से देखना है? किसके नज़रों से देखना है? एम्प्लॉय के नज़र से। तो एम्प्लॉय के खुद के कंट्रीब्यूशन को उसको डिडक्शन मिल रहा है, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट किया उसका भी एम्प्लॉय डिडक्शन लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि जब पेंशन ये निकलेगा, पेमेंट होगा तो क्या होगा? टैक्सेबल, तो कंट्रीब्यूशन का नहीं लेगा। सैलरी वाले में प्रोविडेंट फंड है वो,
ये पेंशन है, पेंशन। पागल्स, समझा? पूरा पागल्स है तुम लोग। ये क्या है? पेंशन। ये क्या है बोलो? तुम वहाँ पे क्या पढ़ा है? प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। याद आ रहा है? कंफ्यूजन है तो बोलो, डाउट क्लियर करें। हाँ सर है। क्या है? क्या 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 है? वहाँ पे भी तो कम्यूटेड नॉन कम्यूटेड पेंशन। हाँ तो फिर क्या होता है? दिख रहा है जो घर गया वो। क्या लिखा है? समझ आ रहा है कुछ? वहाँ पे मिल रहा था पूरा पेंशन, वहाँ कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा था। यहाँ किए वहाँ पे पीपीएफ और एसपीएफ का कंट्रीब्यूशन का बात हो रहा था और यहाँ पे मिलने का बात हो रहा है। वहाँ पे पेंशन समझ गए सर। कंट्रीब्यूशन का बात हो रहा है। मुस्कान को इग्नोर कर दी। ज़्यादा रहता है। समझ गया उसको। ये कंट्रीब्यूशन है। हमको लगा याद रखेंगे। तो ये सब गलती हम नहीं करते। ये सब जा रहा है, ये कंट्रीब्यूशन है, इसका डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, ये मान लो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। हम एम्प्लॉय है। छोटा नोट नहीं दिख रहा है, ये रहा। अपने निकाल के वापस में रखिए। और ये रहा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। नहीं दिख रहा है। ठीक है। यहाँ रखिए सबको दिखेगा। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन और तो ये दोनों मिला के पेंशन में जाता है, और जब पेंशन सिर्फ मिलता है तो दोनों का इनकम एसएससी के हाथ, मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन एसएससी के हाथ में ही ना टैक्सेबल होता है। तो क्यों नहीं एसएससी को एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा? बुझे चीज? लास्ट में कुछ समझ आया अच्छी तरह से? मेरे कुछ का छोटा वाला मेरा बड़ा। क्या बाकी है? चलेगा सेम ही रहता। समझ आया कंट्रीब्यूशन का मतलब कि फिर समझाए? ये सब डाउट पैदा होने का मतलब जानते हो तुम लोग? ये सब इसका मतलब है कि टैक्स पड़ा है अच्छा सा। इट्स अ गुड साइन कि आप कनेक्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे ये क्या है, अगर कोई ले मैन है, मतलब बस फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं है पहले वाला। तो तुम पढ़े हो रहोगे तभी डाउट ये सब आ सकता है। तो ये गुड साइन होता है कि ठीक है हमको समझ आ रहा है। नहीं हम क्लियर कर दिया। एकदम क्लियर की तुम। उसमें तो बोलो, डाउट भूल गई। डाउट नहीं था, वो डाउट था उसमें पीपीएफ और ईपीएफ जो था कंट्रीब्यूशन था, यहाँ पे उसका क्युमुलेटिव मिल रहा है, इस पे डिडक्शन वो प्रोविडेंट फंड है। फंड था और उसमें जो पेंशन में वो बोली वो कम्युनिकेट उसको मिल रहा था, उस पर हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर रहे थे और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का बात हो रहा है। तो तुम पूछ रही हो कि बता रहे हो? बता रही है कि सही बोल रही है। हम अभी वेट करें, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। बता रहे थे तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किसको मिल रहा है? एम्प्लॉय को। तो दो तरह के ना एम्प्लॉय है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था और एक अदर एम्प्लॉय है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे बोल रहे हैं कितना मिलेगा डिडक्शन। बोल रहे हैं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो जितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, या फिर 14% ऑफ व्हाट, विच एवर इज लोअर, उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप अदर एम्प्लॉयर हो तो अमाउंट डिपॉजिट जितना आपका एम्प्लॉयर कर रहा है, अमाउंट डिपॉजिट या फिर 10% विच एवर इज लोअर, उतना डिडक्शन मिलेगा। फर्क है, ये 10 है, ये 14 है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा
अलाउ कर रहा है। समझने का मतलब तुम 14 और 23 में क्या नहीं समझा? वहाँ पे भी 10% सैलरी था कि 14%। कहाँ पे 10%? नो लगता आग से जा चुका है आज। और यहाँ पे एम्प्लॉयर कौन है? नहीं तुम भी समझो ठीक से। नहीं हम समझ गए। ठीक है, और कुछ दुख? सर जीओवीटी शॉर्ट फॉर्म है, वो समझ गए इसीलिए जीओवीटी में आ गए। तो लिख देते। यहाँ तक क्लियर है? नीच लोग क्लियर है? पहले अब ये तीनों मर्ज करके समझो खुद से। अभी पूछेंगे 80CCD 1 क्या है, 1B क्या है और 2 क्या है। जो नहीं जवाब दिया ना देखना कौन ही मारने आके। पागल है साले यहाँ पे। लगता है तुम लोगों को कल का हार बर्दाश्त नहीं हुआ है। इधर आओ। यहाँ तक समझा? चलो 3 नंबर तो समझाएंगे, पैसा वसूल परफॉर्मेंस देंगे। सुनो ध्यान से सुनो। 80CCD, हाँ ऑब्वियसली नहीं करे। 80CCD 1 में किसका कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है? बस इसीलिए तुम ठीक हो बेटा। अब AC बोल रहे हैं। 80CCD 1B में किसका मिलता है? एडिशनल ओन कंट्रीब्यूशन। 80CCD 2 में किसका मिलता है? कितना मिलता है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर है तो अमाउंट डिपॉजिटेड और 14% और अदर है तो अमाउंट डिपॉजिट और 10%। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर वो लोग यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर रहा है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? एक्सप्लेन ये कर रहा है कि टैक्सेबिलिटी क्या होगा अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्कीम्स में। ठीक है, व्हाट विल बी द टैक्सेबिलिटी अमाउंट? क्लियर है? टैक्सेबिलिटी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द स्कीम मतलब उस स्कीम में कितना पैसा मिला, तो टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल कितना होगा? अमाउंट रिसीव बाय द एसएससी और हिज नॉमिनी। जितना पैसा आप रिसीव कर रहे हैं, एसएससी रिसीव कर रहे या फिर नॉमिनी रिसीव कर रहा है जब वो पेंशन स्कीम ले रहा है, या फिर पेंशन स्कीम उसको ओरिजिनल में ऑप्ट कर रहा है बंद करने के लिए। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। टैक्सेबल होगा ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर और इज ऑप्टिंग आउट ऑफ द पेंशन स्कीम। मतलब पेंशन स्कीम का चल रहा था, अब तुम बोले नहीं हमको नहीं चाहिए, जो पैसा वो मेरे को सब दे दो, तो जो पैसा मिलेगा सारा का सारा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। एज पेंशन रिसीव फ्रॉम द एन्युटी प्लान परचेज और टेकन ऑन सच क्लोजर ऑफ और ऑप्टिंग आउट। बोलने का था पेंशन स्कीम बंद हो चुका है, ऑटोमेटिकली ऑप्ट आउट हो रहा है, तो आपको जो पैसा मिल रहा है वो सारा का सारा क्या होगा? टैक्सेबल होगा। टैक्स फ्री कब होगा? अगर पैसा मिल रहा है किसको? नॉमिनी को। क्यों? रिलैक्स बेटा, इतना प्यार से मारिए उसको। ऑन द डेथ ऑफ द एसएससी। डेट ऑफ मैच्योरिटी पे ही मिलता है, टैक्सेबल होगा। सिर्फ नॉमिनी को मिलेगा तो ही क्या होगा? नॉट टैक्सेबल। हाँ, डेथ पे ही मिलेगा नॉमिनी को। नहीं तो तुमको क्या लगता है कोई इंसान जिंदा नॉमिनी को दे देगा पैसा? तुम लोग बैंक में नॉमिनी वोमिनी बनाते हो, जब डेथ होता तभी ना देते हो, मतलब तभी ना उसको हक आता है। ऐसे थोड़ी ना तुम जिंदा हो दे दो तुम छोड़ दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब ये लाइन समझो खुद से। ये वाला देखो तो अभी लोग टैलेंट नहीं। आ जाओ तुम धमका क्यों रही हो? नहीं चाहिए उसको। ऐसा धमकी के बाद आ जाओ। लो 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 लो
पूरा बुक लो और फिर देने के बाद बोलती है ठीक कर देना, ठीक नहीं हुआ तो देखना तुम। आ जाओ 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 इधर आओ, रीड करो। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन कौन सा है? 80D। क्या हुआ रे भाई, एक केशव पढ़ तो क्या लिख रहे? इसी के लिए सर हम लोग ऐसे हैं, पता है आपको? आपके संगत में आपके पढ़ाई हो गए हैं। एक और लाइए नया, बोलती छोड़िए। हम अपना पूरा 8,000 का पैसा वसूल देंगे। कहाँ पेशेंस नहीं था। इसका प्रेयर देख रही है, बोलती लॉस्ट ही रहने दीजिए। देखो बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा मन से पढ़ो, अच्छा से पढ़ोगे तो आगे और पढ़ाएंगे। इधर से देखो, तो मन से मत पढ़ो। तो देखो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन कौन सा बोलो? 80D। 80D गाली नहीं है। देखो याद कैसे करना है? 80D है मेडिकल तो 80D। क्या सुनाई दिया? सारा दिन साढ़े जैसा करता है तुम लोग। यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन कौन सा बोलो? 80D। क्या बोलता है कि आपको डिडक्शन मिलेगा इंडिविजुअल के लिए भी और HUF के लिए भी। अब एक बात तुमको हम समझाते हैं, मतलब सच में मन से समझाएंगे और अच्छा से समझाएंगे। तुमको लगता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स? इधर देखो, सब साला पागल है इधर। एक लड़का जो है, लड़का बोलना गलत है, बाद में अलग साउंड होगा। एक लड़का जो है नॉर्मली 2 जगह पिसा जाता है शादी के बाद। एक वो खुद में स्ट्रगल कर रहा होता है, ठीक है, एक वो खुद में स्ट्रगल कर रहा होता है, उसके साथ और एक तो सबसे बड़ा स्ट्रगल उसके साथ जुड़ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्पाउस। और अगर लतखोर हो गया तो क्या बोलो? डिपेंडेंट चिल्ड्रन। मतलब बाल बच्चा पैदा होने के बाद भी उसके ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है, उतना काबिल नहीं बना पाया कि वो खुद से कुछ कर पाए, तो इस तीनों के बीच में पिसा जाता है। और दूसरा पेरेंट्स, सास बहू का रिश्ता नहीं चल रहा है, माँ और बीवी लिख दो खाली, ठीक है? पेरेंट्स, ठीक है। अब पेरेंट्स होता है। अब पेरेंट्स डिपेंडेंट हो ना हो वो मैटर नहीं करता, पेरेंट्स होता है। डिपेंडेंट और नॉट, क्लियर हुआ? तो एक बंदा इस कैटेगरी लोग का भी ध्यान रखेगा और इस कैटेगरी के लोगों का भी ध्यान रखेगा। इसको हम लोग मार्क कर रहे ए कैटेगरी, ठीक है, और इसको हम लोग मार्क कर रहे कितना कैटेगरी? बी कैटेगरी। ये लोग कैटेगरी में सेट हो गया। तो ए कैटेगरी के अंदर कौन कौन आ जा रहा है? हिमसेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट, चिल्ड्रन। और उस कैटेगरी के लिए अंदर कौन कौन आ जा रहा है? पेरेंट्स, चाहे डिपेंडेंट हो या ना हो। ये बंदा, ये देखो यहाँ पे समझाया गया है, ये रहा कैटेगरी ए और ये रहा कैटेगरी बी। अब दोनों कैटेगरी अलग अलग है, ठीक है? दोनों कैटेगरी क्या बोलो? अलग अलग है, अलग अलग बात हो रहा है। बोल रहा है कि आप इंडिविजुअल है जो अपने लिए, अपनी बीवी के लिए या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए कोई भी तरह का मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में पेमेंट करते हैं, मतलब मेडिक्लेम करवाते हैं। समझ आ रहा है? मतलब क्या बोलो तो इंश्योरेंस पे करते हैं। कौन सा इंश्योरेंस? मेडिकल इंश्योरेंस। किसके लिए?
अपने के लिए, अपनी बीवी के लिए, या फिर अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। या फिर आप कंट्रीब्यूट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी हेल्थ स्कीम में, या फिर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं, ठीक है, या फिर आप मेडिकल खर्चा करते हैं। लेकिन लॉ एक चीज बोल रहा है, अगर मेडिकल खर्चा कर रहे हो तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का डिडक्शन नहीं देंगे। इंश्योरेंस करवाते क्यों हो? ताकि मेरा मेडिकल खर्चा वो लोग दे। तो साला मेडिकल इंश्योरेंस भी करवा रहे हो, मेडिकल खर्चा का भी डिडक्शन लोगे, अलाउड नहीं है। एटीडी बोलता है कि हम तुमको सिर्फ डिडक्शन देंगे किसका? किसका देंगे बोलो? तो वो था कहाँ गायब हो गया? हाँ ये रहा। हम किसका देंगे बोलो? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का, जो 80D में मिलता है। उसके अंदर हम आपको मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का भी देंगे, हेल्थ स्कीम का भी देंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी देंगे, मेडिकल खर्चा का भी देंगे। लेकिन अगर मेडिकल खर्चा का देंगे तो आप मेडिकल इंश्योरेंस का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लॉ बोलता है मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और मेडिकल खर्चा का जो डिडक्शन है वो आपको मिलेगा मैक्सिमम कितना हजार का? 25,000 का। कितना का मिलेगा बोलो? 25,000 का। क्लियर है? आप अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम में, या फिर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं, समझ रहे हो, या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए मेडिकल एक्सपेंडिचर का 80D में तभी लेना अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का डिडक्शन नहीं ले रहे। आर वी थ्रू विद दिस? तो आप लोग को डिडक्शन कितना का मिलेगा? मैक्सिमम 25,000। ये एक कैटेगरी का है, मतलब एक कैटेगरी में टोटल में कितना मिलेगा? 25,000 का डिडक्शन। और आप में से अगर कोई भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन हो जाता है तो ये 25,000 का कैटेगरी ए का लिमिट बढ़ के कितना हो जाएगा? 50,000। होप्स हम आपको समझा पा रहे हैं। वो 50,000 किस चीज का? सीनियर सिटीजन वही वो बोल रहे हैं। मेडिकल इंश्योरेंस। देखो मेडिकल एक्सपेंडिचर पेड फॉर इफ नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी कितना? 50,000। ठीक है, ये लोग ऐसे लिख दिया और सच में लॉ में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, बट वो लोग जब लिटरल मीनिंग हो रहा है तो लिटरल मीनिंग ये बोल रहा है। लिटरल मीनिंग बोल रहा है कि नॉर्मली आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन तभी मिलेगा अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो लिमिट कितना हो जाएगा टोटल में? 50,000। सीनियर सिटीजन नहीं है तो लिमिट कितना रहेगा? 25,000। लिखा है जान, यहाँ लिखे हम आपके लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं पहले अपने हाथों से समझा दूँ। मिला के 25,000 ये स्पाउस का अलग। कैटेगरी ए पूरा, मेरा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मतलब बॉडी चेक। ये देखो इधर देखो, इन लोग को एक जोड़ा मानेंगे, जोड़ा ए, ठीक है। आई नो इट्स अ मिडिल क्लास वर्ड बट आई एम मिडिल क्लास टू। दिस इज ऑल्सो जोड़ा। कौन सा जोड़ा? बी का जोड़ा, ठीक है। तुम लोग बाद में जोड़ो एक दूसरे को। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये जोड़ा समझ आया? जोड़ा फूल में फूल डाल के, ये देखो ये हुआ जोड़ा। वाह अच्छा लग रहा है, हाथ नहीं रुक रहा है, रुक नहीं रहा है। यहाँ तक हुआ क्लियर? अब देखो जोड़ा 2 यानी कि कैटेगरी बी। बी बेटा बी, 2 बार बी मत बोलो, अजीब लग रहा है। क्या रे वो छेड़ रही है तेरे को? इधर देख। अगर बात कर रहे हो किसके लिए बोलो? पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स के लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकते हो और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा सकते हो। एक चीज कवर नहीं है इधर, बोलो क्या? एक चीज कवर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम वाला। यहाँ पे 4 चीज है ना, यहाँ पे 3 चीज है सेम। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, कोई भी एक पेरेंट्स, तो लिमिट कितना हो जाएगा? अगर नहीं तो फिर, ठीक है। क्लियर हो अच्छी तरह से? अब एक चीज याद रखना, ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, चाहे कैटेगरी ए हो चाहे कैटेगरी बी हो, दोनों मिला के 5,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। देखो पहले इधर देखो, अमाउंट ऑफ क्या? डिडक्शन।
मैक्सिमम लिमिट कितना? इन ईच ऑफ द अबव केसेस। ये देखो ईच, समझ आए? ईच ऑफ द अबव केसेस। और वो अगर आप सीनियर सिटीजन हुए तो पहले 30 था, अब कितना हो गया है? 50। डन। फिर बोल रहा है कि डिडक्शन फॉर प्रिवेंटिव, प्रिकॉशन लिया जाता है अपना हेल्थ चेकअप करवा के, टेस्ट वगैरह। बहुत जन होता है कि फैमिलीज वगैरह का हर 6 महीने में टेस्ट करवाता है बॉडी का, फुल बॉडी टेस्ट, कुछ भी प्रॉब्लम है कि नहीं है। डिडक्शन फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, डिडक्शन फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन नॉट एक्सीड कितना? पूरा पढ़ो बेटा, 5000 पढ़ के मत रुको। हाँ, बाद में तोतलाओगे, ठीक है? मतलब A प्लस B और मिला के 5000 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? फिर नंबर 2 देखो क्या लिखा है। हाउएवर फॉर चेकअप, हाउएवर फॉर चेकअप कैश पेमेंट इज अलाउड, कैश पेमेंट इज अलाउड। लेकिन ऊपर वाले दिए गए कोई भी चीज के लिए कैश पेमेंट अलाउड नहीं है। मतलब ये जो खर्चा कर रहे हो तुम इंश्योरेंस में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में खर्चा, ये सब कुछ किसमें करो? ऑनलाइन में, कैश पे मत करो। नहीं, लिमिट नहीं, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर चेकअप करवा रहे हो, नहीं चेकअप पे लिमिट नहीं है। मतलब तुमको अलाउड ही तो बेचारा 5000 ही है, तुम उससे ज़्यादा करके भी थोड़ी ना डिडक्शन ले सकती हो। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखो हम तुमको बता दे रहे हैं ताकि तुम लोग प्रिकॉशन ले लो। हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद एक सम्स करेंगे, फिर छोड़ देंगे, ठीक है? देखो, अमाउंट इज पेड डिपॉजिट बाय एनी मोड अदर देन, मतलब तुम मेडिकल इंश्योरेंस करवाओ, खर्चा करवाओ, वो सब कैश में अलाउड नहीं है। लेकिन अगर हेल्थ चेकअप करवाओगे तो कैश पेमेंट अलाउड है। करो ना ऑनलाइन, लेकिन हम लोग इतना दिन से प्रमोट क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन को, ठीक है? चलो पढ़ो तो दोनों, पढ़ के समझाओ खुद से। जो समझा दिया उसको हम अच्छा समझेंगे। लिखो पढ़ो, बस बताइए लास्ट। देखो, कोई भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहा है फॉर डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड के लिए, प्लीज ध्यान से सुनिए। आप हैंडीकैप्ड नहीं है, ठीक है? आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड है, ठीक है? तो एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड, सेक्शन 80DD, ठीक है? अब देखो यहाँ पे पेमेंट क्या कर रहे हैं? आपका रिलेटिव डिपेंडेंट है आपके ऊपर या आप मेंबर है HUF के, ठीक है? डिडक्शन कितना का मिलेगा? 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। या फिर मतलब ये पहला हो गया। फिर दूसरा टिक्की बोलता है 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा अगर वो सीवियर डिसेबल है। सीवियर डिसेबल का बोलने का मतलब है जिसका डिसेबिलिटी मोर देन 80% है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्पेसिफाई कर देता है, ठीक है? तो मान लो मैं एक रिलेटिव के ऊपर खर्चा कर रहा हूँ, डिपेंडेंट है मेरे पास, हैंडीकैप्ड है, खर्चा कर रहा हूँ मैं 60,000, तो डिडक्शन कितना का मिलेगा? कितना का मिलेगा? 75,000। यही तो समझा रहे थे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, समझ आया? डायरेक्ट जितना भी करना है 75 ही मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। क्लियर है एकदम? ये डॉट इतना ही मिलेगा, चाहे तुम इससे ज्यादा भी करो, ज्यादा भी करो तब भी 75,000, कम भी करो तब भी 75,000, उसका भी सेम। अगर तुम सीवियर डिसेबिलिटी में पहुंच रही हो तो सिर्फ ये लोगी, ये क्यों लोगी? सर तो अगर मेरा 60,000 की खर्च हुआ है और 75,000 हम डिडक्शन ले लिया है, बाकी कहाँ एडजस्ट करें? कुछ डिडक्शन लगी, इनकम घट जाएगा 15,000 से। और इनकम बढ़ा देंगे 15,000 से नहीं ना इनकम घट रहा है, अगर डिडक्शन ज़्यादा ले रही हो तो इनकम से डिडक्शन इनकम से ना ले रही हो तो इनकम घट जा रहा है 15,000 से। ये ऐसा जो लॉ है ना, इसको लेके हम आपको बता रहे हैं। आप लोग तो कभी भी किसी से भी रिवीजन ले लेते हैं, कुछ भी पढ़ लेते हैं यूट्यूब खोल खाल के। महारथी लोग इसको बोलता है आपको
इसको और अमाउंट एक्सपेंसेस इनकर्ड विच एवर इज लोअर। तुम्हारा मुंह लोअर है, सस्ता कैटेगरी के हो तुम, एकदम इतना ही लेना है डिडक्शन, ठीक है, इतना ही लेना है। सीए बने हुए हैं नीच लोग, लोअर और टोअर आता नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ अच्छी तरह से? देखो, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट कौन देगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, ठीक है। अब ये बाकी पढ़ने से पहले, मतलब ये समझने से पहले समझो हैंडीकैप डिपेंडेंट कौन होता है। यहाँ पे रिलेटिव का मतलब होता है स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर और पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। हम इन्हीं लोग का बात करें जो मेरे पे डिपेंडेंट है और हैंडीकैप्ड है, ठीक है। अब डिसेबिलिटी अलग अलग तो होते हैं, एक सीवियर डिसेबिलिटी और एक, देखो डिसेबिलिटी मतलब व्हाट यू आर एबल टू डू, यू आर कैन नॉट डूइंग दैट, यू आर नॉट एबल टू डू दैट। एंड डिसेबिलिटी अलग अलग कारण का होता है, किसी का विजन लॉस्ट भी एक डिसेबिलिटी होता है, ठीक है। डिसेबिलिटी तुम लोग को जैसे डिसेबिलिटी बोलते तुम सोचते हाथ पैर नहीं होगा, ठीक है, वो है, बट और भी बहुत तरह तरह डिसेबिलिटी है। सुनना नहीं, बोलना नहीं, स्पेशल चाइल्ड होना, वो सब कुछ क्या है, एक डिसेबिलिटी है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? हाँ, कैंसर नहीं आता। कैंसर पर्सन में आप डिसेबल हो रहे हो तो उसका कितना परसेंट डिसेबिलिटी हुए हो उस हिसाब से आप डिसेबल में हुए, लेकिन कैंसर होने से ही आप डिसेबल हो ऐसा नहीं है। तुम समझो, कैंसर हुआ, एक ऐसा जगह हो गया जिस पार्ट को अब निकाल देना है या कुछ हो जाना है, ठीक है, तो वो डिसेबल हो रहा है। बीमारी होने से यू आर नॉट डिसेबल्ड, गेटिंग? बीमारी के इलाज के बाद या उसके इफेक्ट के बाद यू आर डिसेबलिंग, तब वो डिसेबल। समझ आ रहा है? कैंसर बेटा आज के समय पे ना एकदम डायबिटीज होता है ना, वैसा बन गया। हाँ, बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है। पहले के समय में कैंसर एक खौफ, एक बोलो ना मातम छा जाता था कि एक जन को कैंसर हुआ है। आज के समय कैंसर तुम कहाँ दिखा रहा है? वो मेरा ना इस दूर के गांव में एक रिलेटिव है ना, वो वहाँ दिखा रहा था, तुम वहाँ दिखा, ऐसा हो गया। क्या ऐसा नहीं बाबू, हम आपको बताते हैं, डिपेंड करता है कि भगवान के दया से आप किस स्टेज में पकड़ा है। सीधा हिसाब ये है। मेरी दादी को हुआ था 7 स्टेज, ठीक है। उस दिन हमको फर्स्ट टाइम पता चला कि 7 स्टेज होता है, ठीक है। अब इतना दिन पहले हमको सिर्फ इतना ही पता था कि हर चीज़ का 3 स्टेज होता है, ठीक है, क्योंकि स्कूल से हम वही सीख रहे थे, तो 3 स्टेज होता है। जब 7 स्टेज, तो हम पहले डॉक्टर से खुद पूछ रहे 7 स्टेज कौन स्टेज हुआ, और फिर जब हम उसको बोले कि लास्ट स्टेज कौन सा होता है, जब 7 तक पहुंच गया है तो डॉक्टर बोलता आप अपने गार्जियन को भेजिए। तब दादी का क्या हुआ था, उनके ओवरी में कैंसर था, ठीक है, और उनको बीमार होने से पहले, जस्ट बीमार हुई जिस दिन, उसके 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले, मतलब 3 दिन पहले मस्त पूचका खा रही थी, चल रही थी, दौड़ रही थी, इधर उधर काम, इधर उधर होता है जैसे फुर्तीली होती है वैसा दौड़ा भागी सब हो रहा था। बीमार हुए तो हम लोग को लगा कि अभी 3 दिन पहले ठीक तो हल्का सा बीमार हुआ। अब क्या हो रहा, पहले उनके यूरिन में थोड़ा जलन टाइप हो रहा था, ठीक है। तो नॉर्मली लेडीज़ लोग में ये यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं, नॉर्मली यूरिन इन्फेक्शन इज़ अ नॉर्मल थिंग, ठीक है, हर जन को होता है, लेडीज़ का, मेल को भी होता है। अब उसका जब टेस्ट हुआ तो इन्फेक्शन निकला। अब इन्फेक्शन निकले तो इन लोग खुश था, इन्फेक्शन ही तो है, दवा चला दिया, दवा चलाया तो फिर 5 डेज ठीक थी। अब उनका पेट एक साइड से फूलना शुरू हुआ, पेट एकदम फूलने लगा, तो अब प्रॉब्लम क्रिएट हो कि पेट क्यों फूल रहा है, मतलब अब वाटर लॉगिंग हो रहा है। मेरी दादी उधर थी गांव में, फिर उनको 1 महीना का खेल है बेटा, 1 महीना, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं दिया, पकड़ाया अक्टूबर महीना में, ठीक है, अक्टूबर महीना में पकड़ाया, कलकत्ता लेकर आया, पापा लोग इधर लेकर आए, पापा लोग इलाज किए, सब टेस्ट हो गया। पहले तो ला के कहीं एडमिट नहीं किया, टेस्ट पे टेस्ट कर रहा है, ये वो ये, कुछ नहीं निकल रहा, कुछ नहीं निकल रहा, ब्लड टेस्ट में कैंसर थोड़ी निकलेगा, ये सब हो गया। अब पेट कम दर्द ही हो रहा है उनको, तब जाके लोग एडमिट किया मेडिका हॉस्पिटल में।
मेडिका में डायरेक्ट ओवरी कैंसर हो जाए तो सीटी स्कैन होता है ना एक बार में, उसमें डिटेक्ट किया 7 स्टेज पूरा फैल चुका है बॉडी में, सब खत्म। केमो दे नहीं सकते, ओल्ड एज है, ठीक है, केमो देना मतलब खत्म। ये लास्ट स्टेज में आके पता नहीं चलता है कैसे। इसीलिए ना बेटा आजकल लोग अपना हेल्थ को लेके वो हर साल टेस्ट स्कैन ये सब करने लगे। अब कहाँ से रहेगी, रहती तो वो चमत्कार होता बेटा। हाँ स्टेज था मेरे दादी का, बट पता ही चला मतलब ओवरी में था, नहीं उनका पेट में कैंसर था। ओवरी वाला क्या होता है ना, ओवरी में था, पेट फूल रहा था। पेट का कोई भी बीमार में कैंसर, पेट आपका लॉक होगा। उसके बाद जब इधर वो इलाज हुआ, अब उनको तो बोला नहीं गया ना दादी को कि उनको कैंसर है। अब वो सोची कि आए हैं बच्चा लोग यहीं हैं, यहीं रहेंगे अभी 2-3 महीना, और ये लोग चाह रहा था कि इनको लेके घर ले जाए अपना वहीं पे सारा। तो कोई बोल देना कि आदमी नहीं रहेगा 10 दिन 12 दिन, तो सबसे डेंजरस होता है। लाइफ का सबसे वर्स्ट फीलिंग है वो कि जिसको तुम अपने आँखों से रखा, पाला, देखा, खाया, पिया, किया, वो तुम कैसे गुजार रहे सोच के कि बस ये कल या आज का मेहमान है। वो सबसे डेंजरस चीज़ होता है ज़िंदगी का, वो फेस करना ना। एक तो होता है कि आदमी बीमार है, ये नहीं पता कब जाएगा, वो फिर भी थोड़ा पता है बीमार है, टॉलरेबल, बट ये बोल देना कि ज़्यादा दिन नहीं का है, सबसे एक तो वो रहता है। पापा अपना काम वाम छोड़ के 1 महीना उधर थे। अब इन लोग क्या किया ना, एक डॉक्टर है PK बनर्जी, फोरम के पास बैठता है, उसका दवा खिलाया तो ठीक हो गई, दौड़ने लगी फिर से। तो पापा को खुशी हुआ कि ठीक है चल जाएगा, तो पापा घर आ गए। जिस दिन घर आए उसके 2 दिन में वो नहीं रही, फिर हम लोग उठ के गए तो पता चला यही सेम चीज़ मेरी मम्मी के साथ होने लगा था, ठीक है। मम्मी को जब हो रहा था तो हम देख रहे मेरी मम्मी खाती थी, ठीक है, मोटी है, ठीक है, बट ये पेट अजीब से एक तो होता है ना, अलग ही शेप में। अब मेरे को एकदम घबराहट हो गया था। हम ऐसे मजाक में जाओ तो तुम अपना CT स्कैन कराओ, CT स्कैन बोले USG कराओ, मजाक में होता है ना, मजाक, जाओ तो जाओ हट ऐसे। उनका भी ट्यूमर निकला, लेकिन वो एकदम फर्स्ट स्टेज में निकला, एकदम फर्स्ट स्टेज में, जस्ट वो बन ही रहा था। तो उसको ऑपरेशन करके पूरा ओवरी, यूटेरस सब बाहर कर दिया। तो जब बाहर किया तो अब डर था कि कैंसरस ना हो, टेस्ट होता है, जब वो नहीं निकला डॉक्टर बोला 2 साल में ये बन जाता, 2 साल लगता है। और उनको पता नहीं चल रहा है उनके साथ कुछ हो रहा है, कुछ बॉडी में रिएक्शन, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक। ये तो मेरी दादी के साथ तो उनको पता चल गया था, तो अभी आप समझाए ट्यूमर वाला चीज़ तब कि ऊपर वाला का खेल है कि तुमको कब पता चल रहा है। ये बात हम तुमको सच बता रहे हैं, मेरी किसी का सेम चीज़ हुआ। समझ आया। किसी को पहले पता चलता है, किसी को एकदम एंड में, ऊपर वाले का चीज़ है, ठीक है। मेरी एक लिटरली एक स्टूडेंट है जिसको ब्रेस्ट में कैंसर था, ठीक है। उसको पता कब चला पता है, लिटरली वो बच्ची एकदम छोटी थी, फाउंडेशन लेवल में थी, ठीक है। अब एक दिन ना यहाँ के बैठी, नॉर्मल बैठी थी, और अचानक से ना ऐसे से हाथ कर रही है बार बार। तो हम बोले कभी तो ऐसे करती नहीं है, क्यों कर रही है। तो मुझे क्या हो रहे तेरे को, पगला जैसा कर रही है हाथ ऐसे से। तब से फाउंडेशन, CA फाउंडेशन, आज CA बन गई है, आज माँ भी है, ठीक है, माँ भी बन गई। वो कैसा बूढ़ा लग रहा है अचानक से, ठीक है। तो हाथ ऐसे ऐसे कर रही है। अच्छा फील आया फट से, क्या हुआ तेरा एज कहाँ गया भाई, वो बच्चा माँ बन गई, हाथ कर रही है। तो हम बोले क्या हुआ तेरे को, तब से नाचती उस्ती तो है नहीं तुम इतना। बोलते पता नहीं सर ना इस साइड दर्द हो रहा है। तो हम बोले उसको खाली हम बोले एक बार मम्मी से बात कर लेना, बोल देना। बस मजाक में इन लोग देखा, उसमें ट्यूमर निकल गया। उस समय कितना एज था उसका, 17 साल की थी, 17-18 साल की, हाँ 17-18 साल की थी, उससे ज़्यादा नहीं थी उस समय फाउंडेशन में। अब जब निकला, एडमिट हुई, न्योटिया करके एक हॉस्पिटल है, न्योटिया वुमेंस हॉस्पिटल, वहाँ एडमिट हुई। बच्ची का ऑपरेशन हुआ, 3 महीना पूरा घर में उसको रखा गया। लेकिन सब उसके पेरेंट्स लोग ना डर गए कि आगे का क्या होगा, कि ऐसे नहीं होगा। तो पूरा नहीं, थोड़ा सा एक हिस्सा ट्यूमर का निकाल दिया गया था। बच्ची ठीक हुई, आई, पढ़ी, सब की, CA बनी, माँ बनी। गए थे उसके बच्चे का उसमें मुंह में डालते हैं ना खाना, अरे फर्स्ट टाइम खाता है ना जो उसमें गए थे। तो ये सब चीज़ ना लग पे, वो जल्दी फील नहीं होता किसी को कि आपको ये प्रॉब्लम है। ये सब भगवान का एक ठो रहता है कि वो समझ आता है तो आता है। जल्दी हो गया तो भगवान की कृपा है। और वो जो नहीं पता चला आपको, हाँ
पेट में स्टोन तो बेटा आजकल हर खाना रेडी कर देगा तुम्हारा स्टोन। आज खाना इतना घटिया हो गया स्टोन। मेरी मम्मी को था बाल, लेकिन अभी तक वो ऑपरेशन नहीं करवाया। देखिए लेडीज़ में ना ये ओवरी वाला चीज़ बहुत कॉमन हो गया है, ठीक है। PCODs, PCOS ये सब बहुत कॉमन हो गया है। अब हमारा ड्यूटी बनता है कि हम अपने घर की जितनी भी महिला है उनका ध्यान बहुत प्रॉपर वे में रखा जाए, बिकॉज़ वो लोग अपना कभी ध्यान देती ही नहीं है अपना दूसरों का करने के चक्कर में, ठीक है। ध्यान देना क्या होता है कि आप उनको देखिए वो क्या खा रही है, पी रही है, और ये सब खुद क्रिएट करती है वो लोग। रीज़न क्या, गैपिंग ऑफ फूड्स, खाना पीना। आजकल यंग बच्चों मतलब आप लोग की उम्र के बच्चों लोग को PCOD, PCOS एकदम 95% केसेस में, ठीक है। ये सब एक सिंड्रोम्स है, ट्यूमर्स है, सिस्ट बोलते हैं जिसको आप लोग, पहले सबसे ट्यूमर से नीचे होते हैं सिस्ट, ठीक है। पिंपल का ऐसे दाग हो जाता है ना, उस टाइप का आपके बॉडीज़ में, उसको सिस्ट बोलते हैं। ये सब हम इसलिए बता पा रहे हैं, इतना देख लिया ना अपने ज़िंदगी में, पेशेंस और इतना कुछ सब एकदम ज्ञान है। डॉक्टर बनने का मन हुआ था एक बार के लिए बीच में, तो ये सब होता है। तो थोड़ा ध्यान रखा करिए, टेस्ट वेस्ट करिए। अब देखिए ज्ञान तो हम दे दिए, जो खुद हम अपने लिए नहीं रखते वो अलग बात है, लेकिन हम लोग अपना इम्पैक्ट होता है। आज भी अभी हम अपने खुद एक बात बोले, सिर्फ पढ़ा रहे, अंदर से ना अच्छा होता है ना वो फील नहीं कर पा रहे। मतलब बॉडी ठीक नहीं लग रहा है बहुत दिन से, कम से कम 4-5 दिन से थके हुए लग रहे, थक जा रहे, कुछ काम हो रहा है, क्योंकि इतना कांस्टेंट जर्नी ये हैन तैन हो जाए ना तो थक जा रहा है बॉडी। अब वही चीज़ है, ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए आदमी को, रेस्ट प्रॉपर लेना चाहिए। देखो डिडक्शन टू क्या बोलो, डिसेबल पर्सन। यहाँ पे देखो बेटा 80U, देखो जान इधर देखो, इधर 80DD में आप किसको दे रहे थे, डिपेंडेंट पे, आपके ऊपर डिपेंडेंट था। यहाँ पे जो SSC है वही डिसेबल्ड है, नहीं समझा। SSC ही क्या है, डिसेबल्ड है, वो अपने लिए डिडक्शन मांग रहा है, समझ आ रहा है। SSC क्या है, डिसेबल्ड है। और SSC को फिर देखो सब कुछ सेम है, कितना डिडक्शन मिलेगा बोलो, 75% और 1 लाख इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी, ठीक है। अब ये सब पढ़ना नहीं, नीड नहीं है डिसेबल वाला, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखो, कल क्या बोले, कल ये पढ़ के रहिएगा तो सम्स करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। नहीं समझा।